चिल्ड्रेन, तो आज के लेक्चर में हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 2 स्टार्ट करें जिसका नाम है कंडीशन एंड वारंटी। अब हम लोग देखेंगे कि ये यूनिट के अंदर कंडीशन क्या क्या होती है, किन किन चीजों को इन्होंने कंडीशन कहा है, क्या क्या यूनिट को इन्होंने कवर किया है, और भी कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। अगर मैं जनरली बात करूं तो हम लोगों ने लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर देखा है कि हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 1 देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि गुड्स किस चीज को कहते हैं, किस तरीके की गुड्स ये एक्ट कवर करता है, प्राइस को कैसे असर्टेन किया जाता है, कोई अदर फॉर्म जो हम कहेंगे कि सेल जैसे दिखता है, रिजेंबल करता है बट सेल नहीं है, उनके डिफरेंसेस हम लोगों ने देख लिए थे। जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये बार एग्जाम में आ सकता है, वो सेल एंड हायर परचेज है। ठीक है, तो आप वो एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए। तो आज के इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि कंडीशन और वारंटी क्या होती है। ठीक है, चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ, फिर हम लोग इस यूनिट के साथ में स्टार्ट करेंगे। चलिए सुनना, देखो। तो हमारा पहला एग्जांपल है कि देखो, जब भी कोई सेलर, ये मस्त एक सेलर बनाते हैं हम लोग, जब भी सेलर कोई गुड्स बायर को सेल करता है, ये बायर है, तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन करता है। बहुत सारे क्या करता है? रिप्रेजेंटेशन करता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे उस सेलर ने ऐसा कह दिया कि मैडम जी आप ये ड्रेस में तो ऐश्वर्या राय लग रही हो, ऐसा उसने कह दिया। या फिर उसने ऐसे कह दिया ये ड्रेस जितनी आप पे जच रही है ना उतनी किसी और पे नहीं जचती है, ऐसा कुछ कह दिया। पहली बात, ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? ये जो मैंने लिखा है रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, और ऐसा सेलर करता क्यों है? रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है सिर्फ एक स्टेटमेंट। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है सिर्फ एक स्टेटमेंट। ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है। और ऐसा मैम सेलर क्यों करता है? सेलर इसलिए करता है ताकि बायर इन्फ्लुएंस हो जाए और आपसे आपसे वो क्या करे, गुड्स परचेज करे। कई बार होता है ना, मम्मी के सामने मार्केट में जाते हैं तो मम्मी को, भाभी जी वो साड़ी आप पे बहुत ज्यादा लग रही है, कल ही आपके बाजू वाली एक आई थी वो उसके ऊपर इतनी सूट नहीं कर रही थी, मम्मी को तो ऐसे लग गया अरे वाह वाह मुझ पे तो कितनी अच्छी लग रही है ना। तो ऐसे कुछ रिप्रेजेंटेशन करता है। जब वो ऐसे रिप्रेजेंटेशन करता है और बायर इंड्यूस हो जाता है, बायर क्या हो जाता है? इंड्यूस हो जाता है कि अरे नहीं यार इससे मैं तो एकदम ऐश्वर्या राय लग रही हूँ, एकदम रानी मुखर्जी लग रही हूँ मैं तो इस ड्रेस के अंदर, इस साड़ी के अंदर। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन करता है, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। अब ध्यान से सुनना। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना भाई, ये भी दो तरीके के होते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी दो तरीके के होते हैं। मतलब एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक होता है स्टिपुलेशन, एक होता है स्टिपुलेशन। एक रिप्रेजेंटेशन होता है स्टिपुलेशन और दूसरा होता है मियर स्टेटमेंट। सिर्फ उसने बोल दिया और बस, और कुछ नहीं। तो मैम पहले आप हमें ये मियर स्टेटमेंट मतलब क्या? जिसका एक्चुअल में देखा जाए, जिसका एक्चुअल में देखा जाए तो कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो ना, आप घर पे आके देखे और वो साड़ी पहन के देखे तो आप तो रानी मुखर्जी लगी नहीं रही थी, है ना। तो क्या अब जाके आप वो सेलर को बोलोगे भाई साहब मैं तो रानी मुखर्जी लगी नहीं रही हूं, ऐसे करोगे क्या? आप नहीं कर सकते हो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो मियर स्टेटमेंट जो है, ये सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट दे दिया, ये सिर्फ हवाबाजी है, ये सिर्फ आपको इंप्रेस करने के लिए उसने दे दिया। इसकी वजह से अगर आपने परचेस किया तो भी आप कोई डैमेजेस उनसे क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो हवाबाजी, आपको हवा में उड़ा रहा था वो जो सेलर था, वो तो आपको हवा में उड़ा रहा था। तो मियर स्टेटमेंट का ना कोई भी लीगल एसेंस नहीं होता, कोई भी लीगल एसेंस या फिर लीगल इफेक्ट नहीं होता। इसकी वजह से आपका सिर्फ मोए मोए होगा, इसकी वजह से आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ मियर स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ मियर स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मैं स्टिपुलेशन को हिंदी में बताऊं तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि शर्त। अगर मैं स्टिपुलेशन को हिंदी में बताऊं तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि कोई तो शर्त। अब ये जो स्टिपुलेशन है ये दो तरीके के होते हैं। ये जो स्टिपुलेशन, मैम आप क्या कर रही हो? मैं कह रही हूँ देखो, कोई रिप्रेजेंटेशन सेलर क्या करता है, सेलर बायर को इंड्यूस करने के लिए, ललचाने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन करता है। रिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ स्टेटमेंट्स कहता है। अब वो रिप्रेजेंटेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है स्टिपुलेशन, दूसरा हो सकता है मियर स्टेटमेंट। तो मैंने मियर स्टेटमेंट तो आपको क्लियर कर दिया, और ये तो हमारे पिक्चर से ये भी चला गया है, ये तो हमारे पिक्चर से ये भी चला गया है। इसका तो हम देखेंगे कोई लेना देना ही नहीं है, ये बेचारा, ये तो पूरा का पूरा हमारे पिक्चर से ऐसे ही चला गया।
इसका कोई लेना देना अभी हमारे इसमें नहीं है, ठीक है। पर जो स्टिपुलेशन है ना उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। देखना, मैंने इससे कहा था ये एक शर्त होती है। अब स्टिपुलेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होगा कंडीशन और दूसरा होगा वारंटी। आ गए ना हमारे टॉपिक, यही तो हमारे यूनिट का नाम है। एक होगा कंडीशन और दूसरा होगा वारंटी। एक होगा कंडीशन और दूसरा होगा वारंटी। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी काम कर रहे हो तो एकदम ध्यान से सिर्फ यही लेक्चर सुनना चाहते। आपने लेक्चर सुन लिया, मेरे साथ साथ में रीडिंग कर लिया और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बस आपका काम खत्म। और यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 जो होगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हम आपको लेक्चर के आखिर में बता देंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है ये पूछ सकती है इंस्टीट्यूट, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन लगाना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन जब आए आपको समझ में आना चाहिए, अरे वाह ये तो मैम ने हमको सिखाया था, तुरंत मैम की याद आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनना क्या है। तो कुछ होगी कंडीशन और कुछ होगी वारंटी। अब ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर समझो मैं मार्केट में जाती हूँ, तुमको पता है वैसे मुझे ना फोटोग्राफी का बहुत शौक है। नहीं 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 नहीं, मुझे फोटोग्राफी का शौक नहीं है, मुझे फोटोज क्लिक करवाने का बहुत शौक है। तो समझो मुझे इंस्टीट्यूट ने इतना पैसा दे दिया कि मैं अपना पर्सनल फोटोग्राफर हायर कर सकती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, एकदम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। इंस्टीट्यूट ने मुझे इतना पैसा दे दिया कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपना अपना एक फोटोग्राफर हायर कर सकती हूँ, ठीक है। अब हमने फोटोग्राफर बना लेते हैं, एकदम डैशिंग सा फोटोग्राफर। आय हाय हाय, कुछ बाल है उसके, ज्यादा बाल हुए तो वो भी नखरे करेगा, है ना। वही खुद उसके स्पाइक वाइक सेट करते रहेगा। ये हमारा फोटोग्राफर है, ठीक है। इसने कहा देखिए, ये गया हमारा सेलर के पास में, फोटोग्राफर गया सेलर के पास में। ध्यान, कहानी है, ध्यान सुनो, आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ये गया सेलर के पास में और ये कहा कि देखो भाई सेलर भाई साहब, आप ना मुझे एकदम बड़ी मैडम का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वो मैडम ना अभी उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, वो अब ना मुझसे एकदम अच्छी सी ये क्लिक करवाती है, पिक्चर्स क्लिक करवाएगी। आप मुझे एकदम मस्त एक कैमरा दो। समझो ये उन्हें कैमरा बना लिया, ठीक है। मैम ये क्या है, ये कैमरा है, ऐसे ही कुछ तो होता है ना। ये अपन ने कैमरा बना लिया, इसको ये ड्रोन है, इसे पकड़ने का हैंडल है, समझो। जिसमें ना अगर मैम ऐसे उड़ती भी रहे तो उनको ब्लर पिक्चर्स का बहुत शौक है, तो ऐसे फोटो आ जाए, ऐसे करे तो ऑटोमेटिकली उनकी हेयर उड़ जाए, ऐसे कुछ मतलब। और उसकी ना कुछ उसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी होनी चाहिए, कितनी समझो, 450 GB उसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी होनी चाहिए। मतलब भाई मैं फोटो निकालते रहूं और मैम को एक भी फोटो डिलीट करवानी पसंद नहीं है, ठीक है। तो भाई उसके अंदर कितनी 450 क्या होनी चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये फोटोग्राफर ने क्या किया, फोटोग्राफर ने जो कैमरा उसे परचेस करना है, जो कैमरा उसे परचेस करना है, उसकी एकदम 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 पर्पस, एकदम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट सेलर को बता दी, ठीक है। अब ये सेलर भाई साहब के पास में 3-4 कैमरा था और ये सेलर भाई साहब ने ये 3-4 कैमरा में से कहा कि देखो भैया ये कैमरा ए जो है ना, ये आपकी मैम साहब के लिए बहुत जच जाएगा। अब ये आपकी मीम साहब के लिए बहुत जच जाएगा, इसमें 450 GB जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो है ही, ठीक है। आपके बाल उड़ने चाहिए ऐसे हवा मारनी, वो भी इसके अंदर है, ड्रोन भी इसके अंदर है। इतना सारा उसने कह दिया सेलर में। और हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी कि 450 GB उसके अंदर स्टोरेज चाहिए, उसके अंदर क्या चाहिए, 450 GB उसके अंदर स्टोरेज चाहिए। अब हुआ ऐसे, फोटोग्राफर ने सेलर के ऊपर विश्वास करके ये पर्टिकुलर कैमरा जो है, कैमरा ए परचेज कर दिया। ये कैमरा ए उसने क्या किया, परचेज कर लिया। अब अगर कल चल के इस कैमरा के अंदर घर पे लेके आने के जाने के बाद में अगर फोटोग्राफर समझता है, उसे समझ में आता है कि नहीं भाई ये तो मेरे साथ में सेलर ने क्या कर दिया है, धोखा कर दिया है। क्या कर दिया है, धोखा कर दिया है। तो अब वो जो बायर है, जो फोटोग्राफर है, उसके पास में क्या रेमेडी है। तो जब देखो, जब आप ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन करते हो, जब आप ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन करते हो, जो रिप्रेजेंटेशन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिप्रेजेंटेशन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसके बिना आपका कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो इस पर्टिकुलर स्टिपुलेशन को मैं कहूंगी कंडीशन। इस पर्टिकुलर स्टिपुलेशन को बच्चों बताओ मैं क्या कहूंगी, कंडीशन। कोई डाउट है यहाँ पे, है? समझ में आ गया, कंडीशन।
तो मैं क्या कंडीशन को ऐसे कह सकती हूँ, या फिर मैं कंडीशन के बारे में अगर मैं लीगल लैंग्वेज में बात करने जाऊं, इनके अकॉर्डिंग समझने जाऊं, मतलब जो मॉड्यूल में दिया होगा, हम अभी तो मॉड्यूल देख नहीं रहे, हम सब अभी अपने मन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं मॉड्यूल में पढ़ने जाऊं तो मैं ये समझ सकती हूँ कि कंडीशन एक ऐसी स्टिपुलेशन है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तब हम कहेंगे कि ये मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का। ये क्या है बताइए बच्चे, ये बच्चों बताइए क्या है, ये मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर, आप ध्यान से सुनना, अगर अगर कंडीशन को ब्रीच करते हो, ब्रीच करना मतलब पता है क्या होता है, अगर आप कंडीशन को ब्रीच करते हो, BREACH, ब्रीच करना मतलब अगर आप कंडीशन की उल्लंघन करते हो, वायलेट करते हो, मतलब जैसे यहाँ पे फोटोग्राफर घर पे जाके देखता है और समझता है तब ये 450 GB का इसके अंदर मेमोरी था ही नहीं, तो इसने क्या किया, सेलर ने क्या किया, उसे डिसीव किया, धोखा दिया। तो अगर आप ब्रीच करते हो तो यहाँ पे बायर के पास में, यहाँ पे बायर के पास में क्या राइट अवेलेबल है पता है, क्या राइट अवेलेबल है पता है, बायर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रेप्यूडिएट कर सकता है। मैम ये आप क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हो, मैं बता रही हूं, यहाँ पे बायर के पास में राइट है रेप्यूडिएट करने का। रेप्यूडिएट करने का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। रेप्यूडिएट करने का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट है। इसका मतलब क्या है बच्चों बताओ, बायर के पास में, बायर के पास में क्या राइट अवेलेबल है, टू कैंसिल, टू रेप्यूडिएट, कैंसिल मत लिख के आना, ठीक है। ये तो मैंने आपको अपने हिसाब से समझाने के लिए बताया है कि क्या है, आपके पास में क्या राइट अवेलेबल है, बायर के पास में क्या राइट अवेलेबल है, रेप्यूडिएट करने का, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, अपना पैसा रिफंड मांग सकता है, क्या कर सकता है, अपना पैसा रिफंड मांग सकता है। कहता है कि भाई तूने तो मुझे धोखा दिया, इसमें तो 450 GB का मेमोरी है ही नहीं, ठीक है। तू एक काम कर, तुम मुझे क्या करो, उस चीज का पैसा वापस कर दो, ठीक है, समझ में आया। चलिए ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये हो गया कंडीशन, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल with reference to goods which are subject to the condition, क्या बताया, a condition, ये कहेंगे it is an essential to the main purpose of contract of sale, the breach of which give rise to treat the contract as repudiate। आप क्या कर सकते हो, आप उस समय पे कॉन्ट्रैक्ट को क्या ट्रीट कर सकते हो बताइए, रेप्यूडिएट ट्रीट कर सकते हो। बताओ समझ में आया क्या, पक्का यही वर्डिंग्स आपको मॉड्यूल में देखनी मिलेगी। आई होप अभी सबको कंडीशन मतलब क्या है समझ में आ गया। तो मैम ये वारंटी का मतलब क्या है, चलिए एग्जाम्पल भर भर के इस यूनिट में एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल बच्चों ध्यान रखना, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया था ये दिया था कंडीशन का, ठीक है, ये दिया था मैंने कंडीशन का। अब मैम आप हमें बताइए तो वारंटी क्या है, तो वारंटी क्या है मैम, तो वारंटी एक ऐसा स्टिपुलेशन है, वारंटी एक ऐसा स्टिपुलेशन, मैम एग्जाम्पल समझो, समझो समझो एक पर्सन है, वो रेफ्रिजरेटर खरीदने जाता है, ये रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर है, ये परचेस करने जाता है, एक बायर है, वो रेफ्रिजरेटर खरीदने जाता है, वो सेलर से कहता है आप एक ऐसा रेफ्रिजरेटर दिखाइए जिसमें अच्छी कूलिंग वगैरह हो। अब उस समय पे सेलर एक ऐसा स्टिपुलेशन करता है, कहता है अब इसका जो बॉडी है, ये जो रेफ्रिजरेटर, इसका बॉडी जो है ये है रस्ट फ्री, ये है रस्ट फ्री, कितने टाइम के लिए भैया, 5 साल के लिए, इसके ऊपर कोई भी रस्ट नहीं लगेगा, इसके ऊपर कोई भी रस्ट नहीं लगेगा। ये सोच के सेल बायर क्या करता है, ये रेफ्रिजरेटर परचेज कर लेता है, ठीक है। अब बायर उसे 2 इयर्स के लिए यूज करने के बाद में समझ में आता है कि उसके बॉडी को रस्ट लग रहा है, जंग लग रहा है, रस्ट मतलब है जंग, है ना, मराठी में गंज कह देते हैं उसे, हिंदी में जंग कहते हैं, जंग लग रहा है, गंज लग रहा है, जो भी है। अब जब ये ऐसा कुछ हो रहा है तब इस समय पे बायर क्या कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बताइए बच्चों बायर क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। बताओ समझ में आया क्या, तो सुनना, ये मैं ऐसा कहूंगी कि व्हाट इज वारंटी, वारंटी इज अ, मैं ऐसे कह सकती हूँ कोलेट्रल टू दी कंडीशन, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके ब्रीच से आप सिर्फ और सिर्फ क्या क्लेम कर सकते हो बताओ,
डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ क्या क्लेम कर सकते हो? डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। आप 2 साल रेफ्रिजरेटर यूज करने के बाद में ये नहीं कहोगे कि लाओ अब हमारे पैसे वापस करो, आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते हो। तो वारंटी एक ऐसा कोलेटरल है, वारंटी कोलेटरल है जिसकी ब्रीच से आप क्या कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या क्लेम कर सकते हो? डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तो बताइए बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्टिपुलेशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कंडीशन, एक होता है वारंटी। कंडीशन मतलब क्या? जो मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और वारंटी मतलब क्या? जो कोलेटरल है, कोलेटरल या एंसिलरी, कोलेटरल या फिर एंसिलरी टू द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एंसिलरी उसके साथ में। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग उसे एंसिलरी कहेंगे, एंसिलरी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। बताओ समझ में आ गया? तो बस यही टॉपिक था बच्चों जो मॉड्यूल के अंदर दिया है, जो मॉड्यूल के अंदर दिया है। कंडीशनल वारंटी है क्या? समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है? ठीक है, सबको समझ में आ गया? मतलब मैम आपका ये कहना है हाँ कि कंडीशन इज a stipulation essential to the main purpose of a contract of sale, the breach of which give rise to a right to treat the contract as repudiated, whereas warranty is a collateral to main purpose of the contract, the breach of which give rise to claim just damages but not to reject। क्योंकि आपने 2 साल वापस लिया, अब आप ये नहीं कह सकते लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो, ये गुड्स वापस लो, आपने तो ये बात कही थी। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात थी क्या? मैम एक और एग्जांपल तो ये हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है चलो एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल समझो, समझो समझो। मैं है ना कोई फोन में सेकेंड हैंड फोन की डीलर हूं, सेकेंड हैंड फोन्स में मैं डील करती हूँ, वारंटी का एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड फोन, सेकेंड हैंड फोन्स में मैं क्या करती हूँ? डील करती हूँ। अब हुआ ऐसा कि समझो मेरे पास में एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैम आप ना मुझे एक आईफोन 15 दे दो सेकेंड हैंड। मैंने कहा ठीक है, ये लो भाई साहब आपका आईफोन 15। मैंने ये बायर को ये आईफोन 15 क्या किया? दे दिया। अब हुआ ऐसा, जब मैंने इसे आईफोन 15 दिया, इस पे ना लिखा था इसके पीछे 1 ईयर वारंटी, 1 ईयर वारंटी, आईफोन के डब्बे के पीछे लिखा था 1 ईयर वारंटी। अब ना ये बायर इस फोन को से फॉर एग्जाम्पल 11 मंथ्स यूज करता है, 11 मंथ्स हो जाते हैं उसके, वो यूज करता है। 11 मंथ्स के बाद में इसमें कुछ तो भी डिफेक्ट निकलता है, तो ये मुझे फोन करता है, ये मुझे क्या करता है? बायर मुझे फोन करता है, मैडम हमारा फोन ना खराब हो गया है, इस फोन में आपने कहा था कि कोई डिफेक्ट नहीं होगा बट ये तो कुछ गड़बड़ हो गया है, आप एक काम करो। मैंने बोला क्या? तो इसे मुझे रिपेयर करके दे दो। मैंने कहा ठीक है। अब हुआ ऐसे, मैं ट्रिप को चली गई, कोंकण में ट्रिप को चली गई, है ना। तो जब मैं ट्रिप को चली गई मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। तो 11 मंथ्स हो गए, अब 1 साल की वारंटी थी, से फॉर एग्जाम्पल 12 मंथ्स भी एक्सपायर्ड हो गए, 12 मंथ्स एक्सपायर्ड हो गए। और इस व्यक्ति ने क्या किया? खुद ही जाके वो पर्टिकुलर चीज रिपेयर करवा ली। तो इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में यहाँ पे अब ये बायर मुझसे क्या क्लेम कर सकता है? लाओ मैडम मेरे फोन वापस लो, मेरे पैसे वापस लो, ऐसे तो नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे क्या क्लेम कर सकता है बच्चों बताओ? ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। क्या क्लेम कर सकता है बताओ? सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ब्रीच ऑफ विच यू कैन क्लेम ओनली डैमेजेस। बताओ यू आर क्लियर? आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। और ये एक ऐसा स्टिपुलेशन है, स्टिपुलेशन 2 तरीके के, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसका लीगल एसेंस आपको मिलेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे हम लोग देखते हैं और मॉड्यूल में क्या क्या चीजें बताइए, बट ये बहुत बेसिक चीज थी कंडीशन वारंटी, इसी के ऊपर अपना पूरा का पूरा यूनिट जो है ये बेस्ड है। ठीक है चलिए चलते हैं हम लोग। तो हम लोग चलते हैं मॉड्यूल के ऊपर कि इंस्टीट्यूट ने इसके अलावा कुछ और बात कही है क्या? क्या यही सिर्फ चीजें कही है यूनिट 2 में या फिर इसके अलावा कुछ और बात कही है? तो हम लोग चलते हैं मॉड्यूल के ऊपर। ठीक है देखो आते हैं हम लोग हमारे सेकंड यूनिट के ऊपर। यहाँ है स्टिपुलेशन विद रेफरेंस टू गुड्स, कंडीशन और वारंटी। कंडीशन क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है कंडीशन, हमको भी पता है मैम। कंडीशन है मेन पर्पस टू दी कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या है? कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ये हमने अभी पढ़ लिया मैम, इनको तो बताने की जरूरत नहीं है। जिसके ब्रीच से आप क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएशन कर सकते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके पूरे के पूरे पैसे वापस ले सकते हो। वेरेस यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ठीक है ओ मैम ये क्या किया आपने? ये तो पढ़ा है नहीं, स्टिपुलेशन एज टू टाइम। चलो ये बता देती हूँ मैं आपको, 2 मिनट क्या है, ध्यान से सुनना। स्टिपुलेशन एज टू टाइम,
ये स्टिपुलेशन एज टू टाइम क्या है, ध्यान से सुनना क्या होता है। अब ना बेसिकली ये ना मैं आपको जब इम्प्लाइड कंडीशन जब सिखाऊंगी ना, इम्प्लाइड कंडीशन, तब मैं और अच्छे से बताऊंगी। मुझे नहीं पता इन्होंने इसको यहाँ पे क्यों दिया है, ये वाले पार्ट के ऊपर यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, बट स्टिपुलेशन एज टू टाइम मतलब क्या होता है। देखो, जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं ना, तो ये कहते हैं कि जो टाइम है, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम है, अब किस चीज का, अच्छा किस चीज के लिए, देखो बच्चों जिस फ्लो चार्ट पे मैं ड्रॉ करूँ ना, आप उसी में कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। स्टिपुलेशन एज टू टाइम मैम किस चीज के लिए, अब दो चीज हो सकती है, ध्यान से सुना। या तो हो सकता है स्टिपुलेशन ऑफ टाइम रिलेटिंग टू टाइम ऑफ पेमेंट, रिलेटिंग टू टाइम ऑफ पेमेंट, या हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैं कहूंगी नॉट टाइम फॉर पेमेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, समझो, समझो मैं है, मेरी सिस्टर का बर्थडे है, ठीक है, तो मैंने कोई गिफ्ट वाले जो ऑनलाइन गिफ्ट वाले उनसे कहा कि रात को 12 बजे वो फ्लावर और केक जो है, इस दिन मेरी सिस्टर का बर्थडे है, तो आप वहां पे उसे डिलीवर कर देना। अब व्हाट इज एक्सपेक्टेड, तुम ही बताओ क्या एक्सपेक्टेड है। वो कहते हैं कि एक्सपेक्टेड तो ये है, मतलब आप 12 बजे जिस दिन मेरी सिस्टर का बर्थडे है, से फॉर एग्जांपल मेरी सिस्टर का बर्थडे 25 दिसंबर को, तो आप उसी दिन आप वो फ्लावर और केक जो है डिलीवर करोगे। ऑफ कोर्स सही बात है। या फिर समझो मैं ऐसे कहती हूँ कि मेरी एंगेजमेंट है, समझो मेरी एंगेजमेंट है 1 जनवरी को, हाइपोथेटिकल समझो मेरी एंगेजमेंट है 1 जनवरी को, तो मैंने समझो कार्ट कार्ट लेन वाले से कहा कि देखो भाई मेरी 1 जनवरी को एंगेजमेंट है, मुझे आपकी जो डायमंड रिंग है बहुत पसंद आई, आप ना इसे मुझे डिलीवर करवा देना। ये स्टिपुलेशन एज टू टाइम हमें ये समझाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पेमेंट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेमेंट प्राइस, पेमेंट जो है हम कह रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। रिलेटिंग टू टाइम ऑफ पेमेंट ये इतना इंपॉर्टेंट, मतलब नॉट टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट डिलीवरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में डिलीवरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टाइम के अंदर। स्टिपुलेशन एज टू टाइम में बताया उन्होंने कि नॉट टाइम ऑफ पेमेंट, तो भाई अगर ऐसा ही कुछ था तो आप हमें पहले ही बता देते, है ना, आप हमें पहले ही बता देते कि पैसा दोगे तभी हम डिलीवरी देंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो रिलेटेड टू टाइम ऑफ पेमेंट में आपके पास में क्या है, आपका टाइम ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, डिलीवरी इंपॉर्टेंट होती है। आप मुझे वो गुड सही समय पे डिलीवर कर दो, दिस इज स्टिपुलेशन ऑफ टाइम जो सेक्शन 11 में बताया है। ये मैं तुमको और अच्छे से जब मैं इंप्लाइड कंडीशन समझाऊंगी ना तब समझा पाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए तुम इतना ध्यान में रखो कि भाई सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पेमेंट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, बट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिलीवरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। चलिए आ जाइए, मैं बताती हूँ तुमको हम क्या पढ़ रहे हैं। as regard to the time for payment of price, unless a different intention appears from the terms of contract, stipulation as regards this is not to be deemed to be the essence of contract, but क्या इंपॉर्टेंट था, डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड विदाउट डिले। अब तुम देखो ना भाई उसकी वजह से मुझे कितना नुकसान हो सकता है, ये तो मेरी बेसिक कंडीशन थी ना कि 1 जनवरी को मेरी एंगेजमेंट है, तो आपको मुझे एग्जाम्पल है कि आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे वो गुड्स 1 जनवरी को ही डिलीवर करने पड़ेंगे, सही है ना। आप 1 जनवरी 31 दिसंबर को 1 जनवरी को समझो सुबह सुबह आप मुझे डिलीवरी कर दो, आफ्टरनून में भैया मुझे आप टाइम डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। whether or not such stipulation is essence of contract depends upon term agreement. Price of goods may be fixed by the contract or agreed specific, ये हम बाद में देखेंगे क्या है। अब आ जाते हैं हमारे 2.2 यूनिट पे, कंडीशन एंड वारंटी। बच्चों जिस चीज को मैं हाईलाइट करती हूँ, जिस चीज को मैं अंडरलाइन करती हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप उसी चीज को हाईलाइट और अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी पीछे बैकग्राउंड में जो भी चीजें चल रही होगी, म्यूजिक चल रहा होगा, आप सब वो चीज को इग्नोर कर दो, आप अभी सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और लोगों को लगता है लॉ बहुत हार्ड है, लॉ बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपने लेक्चर्स अच्छे से कर लिए, नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, क्वेश्चन से देख लिए, पीवाईक्यूज देख लिए, आरटीपी एमटीपी सॉल्व कर लिए, बस इतना ही तो काम है ना मैम। आपको लिए आप तो एक सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ इसके लिए आपको इजी लगता है, हमारे पास में तो बहुत सब्जेक्ट है, नहीं मैं वो जो एक सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ उसके लिए मैं बहुत सारी मेहनत करती हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। चलिए सुनना, at the time of selling the goods a seller usually makes certain statement और representation, हमने भी यही पढ़ा, ठीक है मैम आपने यही बताया था।
विद व्यू टू इंड्यूस, इंड्यूस करना मतलब उसको ललचाना, यार रे अगर मैंने इसे ऐसे कह दिया तो ये तो मुझसे क्या करेगा, परचेस ही कर लेगा, ये गुड्स मुझसे क्या करेंगे, परचेस कर लेंगे। द इंटेंडिंग बायर टू परचेस द गुड्स, सच रिप्रेजेंटेशन आर जनरली अबाउट द नेचर, कैसे आप ऐश्वर्या राय लग रही हो, ये तो ऐसा कपड़ा आपको पूरे बाजार में घूम लो कहीं नहीं मिलेगा, है ना, अबाउट द फिटनेस ऑफ फॉर बायर्स। When these statements or representation do not form a contract of sale, they are not relevant। ये मैंने पढ़ा लिया, जब ऐसे कुछ रिप्रेजेंटेशन है, मैंने भी देखो इसे कट कर दिया, कोई लीगल इफेक्ट नहीं देता है, आप ऐश्वर्या राय लग रही हो, आप ये लग रही हो, तो उसने सिर्फ हवाबाजी की, तो आपको चने के झाड़ पे चढ़ाया उसने, ठीक है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी, पर कुछ ऐसे हो सकते हैं when these form a part of contract of sale and the buyer relies upon them, they are relevant to have a लीगल इफेक्ट। और अगर उसके ऊपर बायर क्या कर लेता है बच्चों बताओ, विश्वास कर लेता है, क्या कर लेता है बच्चों बताओ, विश्वास कर लेता है, और उसकी वजह से वो आपसे कुछ खरीद लेता है कि नहीं मैं सही में ऐश्वर्या राय लग रही, नहीं ऐसा नहीं, कुछ जेन्यून अगर वो आपसे परचेज कर लेता है, रिलाय कर लेता है, तो उस समय पे, उस टाइम पे आप लोग, आप क्या मानी जाती हो आप बताओ, उस समय पे या तो वो कंडीशन होती है या फिर वो वारंटी होती है, और उसके लीगल इफेक्ट हमको पता है होते हैं। बच्चा बताओ समझ में आया क्या, बताओ जब मैं कहूंगी कि उसके रिप्रेजेंटेशन से अगर आप विश्वास करते हो तो उसका लीगल इफेक्ट होता है, ठीक है। अ रिप्रेजेंटेशन विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अफेक्ट इज कॉल्ड ए स्टिपुलेशन, ठीक है मुझे पता है। हाउएवर एवरी स्टिपुलेशन इज नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है। सम आर वाइटल, वाइटल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, वाइल सम आर लेसर सिग्निफिकेंस, ठीक है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम कहते हैं कंडीशन, जो कम इंपॉर्टेंट है उसे हम क्या कहते हैं, वारंटी। बताइए समझ में आया क्या, ये कहते हैं सारे रिप्रेजेंटेशन इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होते, बट जो इक्वल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आप उसकी वजह से आपने रिलाय कर लिया, वही आप काम कर रहे हो, उसे हम कहेंगे कंडीशन, उसे हम क्या कहेंगे बताइए बच्चों, कंडीशन। और बाकी सब रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे वारंटी, बाकी सब रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे, वारंटी। अब ध्यान सुनो, मैंने क्या कहा था, सेक्शन को रटो मत, है ना। सेक्शन 9 10 देखो मुझे कैसे याद आ गया, यूनिट 1 में दिया। सेक्शन 11 टाइम, स्टिपुलेशन ऑफ टाइम के बारे में बात करता है। सेक्शन 12 बात करता है कंडीशन एंड वारंटी। देखना क्या कह रहे हैं, A stipulation in contract of sale with reference to goods which are subject thereof may be condition or warranty। क्या हो सकता है, कंडीशन भी हो सकता है, वारंटी भी हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं, ये सबसेक्शन 1 कह रहे हैं, 12 का सबसेक्शन 1 कहता है कि देखो ऐसा कुछ स्टिपुलेशन जो हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं और जिसके ऊपर सेलर रिलाई कर लेता है, उसे हम कंडीशन भी कहेंगे और उसे या वो वारंटी भी हो सकती है। कंडीशन एक ऐसा स्टिपुलेशन है विच इज मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव राइट्स टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। ये क्या है, मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी वजह से वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेप्यूडिएट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, ध्यान से सुनना, देखो इनके भी एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं। मैंने तो आपको आइस ब्रेकर किया है, जैसे समझो कि कॉन्सेप्ट के पहले हम नहीं समझा देते कि देखो ये चीजें हैं, है ना, वैसे आइस ब्रेक किया मैंने, ठीक है। चलिए चलते हैं। P wants to purchase a car from Q, ठीक है चलेगा, P को Q से कार परचेस करनी, Q कार डीलर होगा इसलिए, which can give a mileage of 20 किलोमीटर पर लीटर। पर उसने बहुत स्पेसिफिकली कह दिया, देख भाई Q, मैं आगे Q का जवाब सुनूंगा ही नहीं तुझसे, पर वो गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देनी चाहिए। अच्छा, Q ने कहा हाँ 20 किलो, ये देख ये वाली जो गाड़ी है ना, ये वाली जो गाड़ी है, ये 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, पर लीटर का माइलेज दे रही यही वाली गाड़ी, ये कार तो तुझ पे बहुत अच्छी लगेगी। और P बाद में क्या करता है, लेटर P buys the car but find out later on that this car only has a mileage of top 50 per kilometer per liter. This amount to breach of condition because seller made the stipulation from which essence the contract. In this case, the mileage was stipulation that was essential to the main purpose of the contract and hence it is a breach of condition। देखो भाई उसने तो पहले स्पेसिफाई कर दिया था कि भाई ऐसी गाड़ी जो कितने का माइलेज दे, 20 किलोमीटर का, उसने कह दिया यही गाड़ी है 20 किलोमीटर का माइलेज देती, चलाने के बाद समझना 15 किलोमीटर का है, वो जाके क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है, उसके पैसे वापस ले सकता है। क्योंकि हुआ कैसे, उसने तो जो कहा उसकी कंडीशन ही तो आपने ब्रीच कर दी, जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का। समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन, ठीक है। अब एक और सुनना, क्या है वारंटी। वारंटी क्या है, ये कह रहे हैं वारंटी इज अ स्टिपुलेशन, कह रहे कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोलैटरल मतलब एंसिलरी, the breach of which give rise to a claim for damages but do not reject the goods। आप उस केस में क्या कर सकते हो, सिर्फ damages क्लेम कर सकते हो, आप गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते और आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट भी नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है मैम, ये भी हमको समझ में आ गया। तो कह रहे हैं whether a stipulation a contract of sale is a condition or a warranty depends upon the construction of the contract। अब ध्यान से सुनना,
कॉन्ट्रैक्ट बना क्यों है इसके ऊपर से। अब जैसे वो कैमरामैन है, अब जैसे कि मैं अगर कैमरा लेने जाती तो मम्मी, अगर मेरी मम्मी लेने जाती तो वो ऐसे ही सेटिस्फाई हो जाती, अच्छा भी कैमरा फोटो निकल के चलेगा, उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, अच्छा तो ये राइट किसके पास है मैम, ये राइट कोर्ट के पास में है, ये राइट तुम्हारे मेरे पास में नहीं, कोर्ट के पास में है, ठीक है। कि स्टिपुलेशन को कंडीशन ट्रीट करना है या स्टिपुलेशन को वारंटी ट्रीट करना है, आप बताइए। तो वो कह रहे हैं कि कैसे समझेंगे, तो केस टू केस, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस, केस का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है उस चीज के ऊपर हम सबको समझ में आएगा कि वो चीज कंडीशन है या वारंटी है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखना क्या है। एग्जाम्पल दिया इसने, राम कंसल्ट श्याम अ मोटर कार डीलर फॉर अ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस। राम ने कह दिया श्याम से कि सुनो भाई, मुझे एक ऐसी कार बताओ जो टूरिंग पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब श्याम सजेस्ट मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम श्याम। The car turns out to be unfit for touring purpose. Here the term car should be suitable for touring purpose is a condition. ये इतनी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इसके डिफीट से आप राम पर उससे अगर आप फुलफिलमेंट डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ विच राम परचेज द कार, राम इज देयरफॉर एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द कार एंड हैव अ रिफंड। बट ध्यान से सुनना एक और एग्जांपल, लेट अस अज्यूम राम बाइज अ न्यू मारुति कार फ्रॉम द शोरूम एंड द कार इज गारंटेड अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मतलब मैम क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मतलब क्या, मतलब समझो राम कोई शोरूम से गाड़ी परचेस करता है और शोरूम वाले भैया कहते हैं कि भाई सुन, अगर इसमें हॉर्न की कोई गलती हो गई, स्टेयरिंग में कवर निकल गया, डीजे वाले बाबू तेरा डीजे वाले बाबू चल नहीं रहा है, या फिर स्पीकर खराब हो गया, ये होते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ठीक है। अंडर नॉर्मल यूसेज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year from the date of original purchase and in the event of in any manufacturing defect there is a warranty, ठीक है। क्या कह रहे हैं, तो सेलर कह रहा है कि अगर डीजे वाले बाबू गाना नहीं बजा, पिंग 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 हॉर्न नहीं बजा, तो क्या, तो ये कह रहे हैं कि हम आपको 1 साल की वारंटी देते हैं कि हम आपके वो डिफेक्टिव पार्ट को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, वो डिफेक्टिव पार्ट को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और अगर नहीं हुआ तो उसे रिपेयर कर देंगे, अगर रिप्लेस नहीं हुआ तो भाई हम उसे क्या कर देंगे, रिपेयर भी कर सकते हैं, पहले रिपेयर कर देंगे, अगर रिपेयर नहीं हुआ तो रिप्लेस कर देंगे। 6 महीने बाद में गाड़ी में डीजे वाले बाबू गाने नहीं बज रहा था या फिर हॉर्न नहीं बज रहा था, तो क्या हुआ, राम फाइंड्स दैट हॉर्न ऑफ द कार इज नॉट वर्किंग। हियर इन दिस केस ही कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, द मैन्युफैक्चरर कैन ईदर गेट रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड अ न्यू हॉर्न, ठीक है। क्या कर सकता है, वो नया हॉर्न बिठा के दे देगा। इट विद द न्यू हॉर्न राम गेट्स अ राइट टू क्लेम डैमेजेस if any suffered by him but not right to repudiate। इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में राम के पास में क्या राइट आ जाता है, टू रेप्यूडिएट नहीं, टू रिजेक्ट नहीं, सिर्फ डैमेजेस आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, अगर नहीं हुआ तो आप पूरी की पूरी कार लेके जाके वापस नहीं दे सकते हो। आई होप ये इनकी तरफ से आप क्लियर हो गए। इन्होंने एक बेसिक डिफरेंस दिया, हम लोग वो भी देख लेते हैं क्या है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कंडीशन और वारंटी क्या है, कंडीशन हमको पता है मेन पर्पस है, अरे वाह मैम सेम सेम चीज, ये कोलैटरल है, ठीक है ठीक है ठीक है। राइट इन केस हमको पता है, यहाँ पे जो अग्रीव पार्टी बेचारी दुखी आत्मा को हम कहते हैं अग्रीव्ड पार्टी। दुखी आत्मा क्या करती है, रेपुडिएट कर देगी कॉन्ट्रैक्ट को, वेर एज यहाँ पे जो दुखी आत्मा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या क्लेम कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकती है। ध्यान सुनना, अ ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, वेर एज ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। मैम यार आप ना कभी सीधी बात करती नहीं हो, आप ना बहुत घुमा फिरा की बात करती हो, तो बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये क्या कह रहे हैं, अगर कंडीशन का कोई ब्रीच होता है तो उसे आप वारंटी ट्रीट कर सकते हो, बट वारंटी का जब ब्रीच होता है उसे आप कंडीशन नहीं ट्रीट कर सकते हो। मैम ये ऐसा कैसे होगा, ये सेक्शन 13 में बताया है बच्चों, सेक्शन 13 में तुम लोग को बताया है कि कब हम कंडीशन को वारंटी ऐसा ट्रीट कर सकते हैं। मैम आप ऐसा क्यों करती हो, मैम मैं तो बताऊंगी, यहाँ से पढ़ने से पहले हम अपने हिसाब से देख लेते हैं कि क्या बताया, फिर हम मॉड्यूल के लैंग्वेज से देखेंगे। आज का लास्ट टॉपिक थोड़ा सा और बस, और फिर हम इसे यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक, देखो देखो बच्चों भाई, इतना ही पढ़ाऊंगी मैं तुमको, कसम से कह रही हूँ, और ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी। 2.3 बस 2.3, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो हमारा टॉपिक का नाम है कि मैम कब, आ जाइए, चलिए चलिए सुनना। 2.3 था ना हमारा, ठीक है सुनो। 2.3 है when breach of condition is treated as breach of warranty।
मतलब आप कब कहोगे कि नहीं भाई, मुझे मुझे रेपुडिएट नहीं करना, डैमेजेस से भी काम चला लूंगा, मुझे रेपुडिएट नहीं करना, डैमेजेस से भी काम चला लूंगा, बहुत ही भले इंसान हो। तो इन्होंने कहा है कौन से सर्कमस्टांसेस में आप कर सकते हो। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ध्यान से, बस ध्यान से सुनना। पहला कंडीशन, पहला, जब खुद बायर वेव ऑफ कर देता है उस चीज को। मैम नहीं समझ में आया। बायर कौन करेगा, बट ये बायर अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा को कहा जाता है वॉलेंटरीली, वो वॉलेंटरी है ना, स्व इच्छा से बायर खुद कहता है कि देख भाई सेलर, मुझे तो समझ में आ गया, तुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब तू एक काम कर, जाने दे, मैंने गुड्स यूज भी कर लिए, काम है तेरे माथे पच्चे पड़ू, तो एक काम कर, ये गुड्स का मुझे सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस दे दे, सिर्फ और सिर्फ क्या कर, डैमेजेस दे दे। मैम एग्जाम्पल दो ना, ऐसे तो मजा ही नहीं आ रहा है। जैसे उसने फोटोग्राफी के लिए क्या लिया था, कैमरा लिया था मैडम का शूट करने के लिए, है ना। अब समझो मैडम जा रही ट्रिप कोंकण, मैंने कहा देख भाई, एक अच्छा फोटो, एक अच्छा कैमरा लेके आना, ठीक है, एक अच्छा कैमरा लेके आना, और वो जो कैमरा है उसमें मेरी बहुत अच्छी फोटो आनी चाहिए। जब हम लोग वहां गए तो फोटोग्राफर कुछ काम का ही नहीं निकला, क्योंकि बेचारे का कैमरा ही नहीं चल रहा था। तो वो वहां पे गया, वो कहा देख भाई, मैडम बहुत नाराज हो गए, अब एक काम कर, तेरे इसमें 450 GB तो है नहीं, ना कैमरा ढंग से चल रहा है, अब एक काम कर, जाने दे, तू मुझे इसके डैमेजेस दे दे, मैंने इसे ऑलरेडी वापर लिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी मेरे लिए। मतलब जब बायर खुद होके ये चीज कह रहा है कि भाई जाने दे, वेव ऑफ, ये कंडीशन है, जाने दे, तो उसे मैं क्या कहूंगी, वॉलेंटरी वेव ऑफ। क्या ऐसे बायर कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, समझ में आया एग्जाम्पल। चलिए एक और, मैम और कब कब कर सकता है, ध्यान सुनना। ओके, सेकंड वाले केस में देखो क्या, यहाँ पे बाय हिमसेल्फ इलेक्ट टू रिजेक्ट, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला केस में क्या है, योर, मैम आप क्या कह रहे हो, पहले वाले में बाय ने कंडीशन ही को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, जाने तो मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया भैया, जाने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बाय इलेक्ट्स टू ब्रीच द कंडीशन, elects to treat breach of condition as breach of वारंटी। एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैम एग्जाम्पल दीजिए, समझिए। ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति था, समझो मैं शुगर में डील करती हूँ, तो कोई पर्सन था, मैंने उससे कहा कि मेरे पास में, वो मेरे पास में है, मैं सेलर हूँ, मैंने कुछ गफलत कर दी, सुन लो, ठीक है। वो मेरे पास में आया और मुझे कह रहा है कि देखो मैडम, 625 वाली जो शुगर है वो दे दो, जो सबसे प्रीमियम क्वालिटी वाली शुगर है वो दे दो। और मैंने भी कह दिया ठीक है भाई, और मैंने कह दिया ठीक है मैं आपको ये डिलीवरी दे दूंगी। बट जब वो घर जाके चेक करता है, तो ये 600 रुपीज वाली ही जो शुगर होती है, इतनी इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे जो ये बेसिक कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन, यहाँ पे सेलर के पास में, सेलर अगर आके चाहता तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता, रेपुडिएट कर सकता। बट उसने ऐसे सोचा कि मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी जैसे ट्रीट करता। समझ में आ गया, सेकंड समझ में आ गया, ठीक है। चलिए मैम सेकंड भी आ गया समझ में। और मैम और कौन से सर्कमस्टांसेस है, जब ध्यान से सुनना। हाँ तो भाई ये दोनों केस में वो क्या करेगा, डैमेजेस क्लेम करेगा, है ना। ये जो भी हम केस लिखेंगे इसमें वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल हो, मैम एग्जाम्पल दो, हमें बिना एग्जाम्पल के तो लॉ में मजा ही नहीं आता है। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसा, नॉन सेवरेबल। एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझने के लिए लिख लेना, होटल वाला एग्जाम्पल, है ना। ध्यान से सुना क्या हुआ। अब हुआ ऐसे कि समझो मैंने कोई सर्विस ली होटल वाले की, समझो मैंने बुक माई ट्रिप वाले से कोंकण जाने का प्लान बनाया, ट्रिप पे जाने का प्लान बनाया, बुक माई, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिख, ट्रिप वाले से मैंने घूमने का प्लान बनाया। अब वहां पे हुआ ऐसे, मैंने उनसे कहा, जब मैं वहां पे पहुंची होटल वाले से, समझो मैं वहां पे रुकी हूँ ग्रैंड हायात में, एग्जाम्पल। अब वहां पे हुआ ऐसे
कि मैंने उनसे कुछ बेसिक कंडीशन बता दी। मैंने उनसे कह दिया कि देखो भाई, फूड तो एकदम अच्छा होना ही चाहिए, वाईफाई सर्विस अच्छी होनी चाहिए, देन बेड अच्छा होना चाहिए, वॉशरूम्स क्लीन चाहिए, ये सब गार्डनिंग चाहिए, ये ऐसी कुछ चीजें बताती मैंने उनको, ये कंपलसरी होनी चाहिए। बट भैया सुनो ध्यान से, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ना वाईफाई है, क्योंकि ना मुझे मेरी मम्मी से बात करनी रहती है, क्योंकि मैं इतनी दूर आ गई हूँ ट्रिप को, तो मेरी मम्मी को मेरी टेंशन होती है, इसलिए वाईफाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कह दिया यस मैम, ये सारी सर्विस हमारे ये सर्विसेज के अंदर अवेलेबल है। अब हुआ ऐसे कि थोड़े टाइम बाद में इवनिंग के समय समझो मेरा वाईफाई स्टॉप करना कम हो गया, मतलब बंद हो गया, काम करना बंद हो गया, मेरा वाईफाई वर्क नहीं कर रहा था। अब मैं क्या कर सकती, फिर भी मैंने बोला जाने दे, शाम का ही तो टाइम है, सुबह तो हमें चेकआउट कर लेना है, तो हम क्या करते हैं, जाने देते हैं। एंड देन मैंने उसको जाने दिया, और मैं जब सुबह बिल लेने गई ना, तो मैं कहती हूँ वाईफाई काम नहीं कर रहा था, मैं तो होटल के चार्जेस नहीं दूंगी, मैं तो मेरे रूम के चार्जेस नहीं दूंगी। होटल वाला बोलेगा इधर आओ कान के नीचे खाओगे। आपने क्या किया, पूरी सर्विस एंजॉय कर ली है। आप इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में you मतलब buyer do not have right to repudiate the contract, your buyer do not have the right to repudiate the contract, but अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे भाई, डैमेजेस मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे बताइए, डैमेजेस मिलेंगे, क्योंकि होटल की सर्विस और पर होटल को अलग अलग नहीं कर सकते थे हम लोग, है ना, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। जब कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल का होता है और बायर नॉन सेवरेबल नेचर का होता है, और बायर उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, या तो पूरी तरीके से पार्ट दे रहा हूं, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, कंडीशन नहीं होता, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, वारंटी रहेगा। भले ही चीज कंडीशन है, बट आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। बताओ समझ में आ गया क्या, ठीक है। और मैम एक और बताइए, और भी कुछ है क्या, एक और चीज है, व्हेन इट इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। अब ध्यान से सुना, इसी का एग्जांपल मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, मैम नहीं समझ में आया, ये चारों सर्कमस्टांसेस में आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, डैमेजेस कर सकते हो क्लेम। आप सिर्फ और सिर्फ क्या क्लेम कर सकते हो बताइए बच्चों, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो एंड नथिंग मोर, ठीक है। मैम एक्सक्यूज्ड बाय लॉ कैसे, ये होटल वाले का एग्जांपल है, समझो। हुआ ऐसे, मैं मस्त एकदम चिल कर रही थी, सनसेट एंजॉय कर रही थी, एकदम कॉफी का मग, एकदम मजा कर रही थी, एंड वहां पे देखो कैसा हो गया कि कुछ तो अनबन हो जाती है, दो इंटर स्टेट के बीच में कुछ राइवलरी हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेट का ऑर्डर आता है कि जो भी इंटरनेट कनेक्शन है, क्योंकि सबसे पहले रूमर्स फालतू में स्प्रेड हो जाती है, तो स्टेट अथॉरिटी रहती है उनके पास में, तो गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि देखो भाई फटाफट वाईफाई सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, व्हाट्सएप सर्विसेज बंद कर दी जाए। इस केस में होटल वाले की कुछ गलती है क्या, बट फिर भी वो आपको क्या करता है, डैमेजेस देता है। व्हेन इट इज अगेन एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, तभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, समझ में आ गया। तभी आपकी जो कंडीशन है वो एज वारंटी ही ट्रीट होगी, वो एज अ वारंटी ही ट्रीट होगी। बताओ चारों कंडीशन समझ में आ गई क्या, बताओ चारों कंडीशन। व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, देखो भाई चार कंडीशन है, when the buyer altogether waives the performance of the condition, when the buyer needs to treat the breach of condition, ठीक है, as a breach of warranty, और थर्ड ये बताए when the contract is non severable, होटल वाला एग्जांपल, when the fulfillment of any condition, और वारंटी ये कैसी है, बाय लॉ है, तो भी इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैम इसका मतलब आपको ये कहना है क्या, हाँ जो आपको सुनना है वही मुझे कहना है क्या, कि देखो मैम ये जो दो चीजें हैं ना, ये जो दो चीजें हैं, इन्हें हम कहते हैं वॉलेंटरी वेवर, इन्हें हम कहते हैं वॉलेंटरी वेवर। और मैम ये जो दो चीजें हैं इन्हें हम कहते हैं कंपलसरी वेवर, मतलब यहाँ पे बायर ना चाहते हुए भी कुछ ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे तो उसे कंपलसरीली कंडीशन को वारंटी ट्रीट करना पड़ा। और यहाँ पे ये जो दो कंडीशन है, इसमें बायर खुद होके, वॉलेंटरी एज खुद होके उसने क्या किया, कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया। गॉट दैट। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं मॉड्यूल में इसके अलावा कुछ और बताया है क्या, ठीक है, मॉड्यूल में इसके अलावा कुछ और बताया है क्या, और मॉड्यूल के अकॉर्डिंग रीड भी कर लेते हैं। चलिए देखना, when condition is to be treated as warranty, सेक्शन 13 बताता है, ठीक है, फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस बता दिए, जिसमें आप क्या कर सकते हो, हम अभी तो सबको लर्न होना चाहिए, जब कंडीशन ब्रीच होता है तब क्या मिलेगा, तब क्या होगा, आप रेपुडिएट कर पाओगे। बट ये चारों सर्कमस्टांसेस में आप ओनली यू जस्ट हैव अ राइट टू कैन क्लेम डैमेजेस ओनली, यू कैन नॉट रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट रिसेंड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए सुनना, देखिए फर्स्ट है
where the buyer altogether waives the performance of the condition. A party may, for his own benefit, waive a stipulation. It should be voluntary waiver. ठीक है, यही हमने अभी पढ़ा है. सेकेंड हमने देखा है where the buyer elects to treat the breach of condition as one of the warranty. ये मैंने अभी राइस का एग्जाम्पल लिया था, राइस शुगर का एग्जाम्पल लिया है. ठीक है, that is to say he may claim only damages instead of repudiating the contract. Here the buyer has not waived the condition but decided to treat it as a warranty. Example बताइए मैम. इन्होंने दिया है A agrees to sell B 10 bags of first quality of sugar at 625, ठीक है, per bag, but supplied only second quality sugar. देखो यहाँ पे फर्स्ट का एग्जाम्पल नहीं दिया, हमने कैमरा का एग्जाम्पल नहीं दिया था. ठीक है, तो आप वहां पे लिख सकते हो कैमरा एग्जाम्पल. जब आप रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, तब आपको वो कॉन्सेप्ट ध्यान में आ जाएगा. The price of which is 600 per bag. There is a breach of condition and buyer can reject the goods, but if the buyer so elect, he may treat as a breach of warranty. ठीक है, अभी उसके पास में राइट था, बट ठीक है, उसने खुद ने ही बोल दिया जाने दीजिए, तो भाई उस पर्टिकुलर केस में कुछ नहीं कर सकते. आप 25 रुपए पर बैग के अकॉर्डिंग आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. चलिए मैम, ये भी समझ में आ गया. When the contract is non-severable and the buyer has accepted either the whole और पार्ट ऑफ दिस. अगर उसी समय पे होटल में से मैं सर्विस देके चल जाती, नहीं मुझे नहीं चाहिए आपकी सर्विस, तो उस पर्टिकुलर केस में तो अलग बात होती, बट मैंने सर्विस एंजॉय कर ली, उस पर्टिकुलर केस में अभी कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं है ना. देखना, इफ बासमती राइस एंड लोअर क्वालिटी राइस मिक्स टुगेदर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम नॉन सेवरेबल. और अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, डैमेजेस मिलेगा. Whether fulfillment of any condition of warranty is excused by लॉ, ये भी एग्जाम्पल दे दिया, इट इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ. व्हेन इट इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, उस पर्टिकुलर केस में आपके पास में कोई राइट नहीं होता. नाउ इट इज इम्पॉसिबल और अदरवाइज. तो ये जो लास्ट की दो कंडीशन है, इसे हम लोग कंपल्सरी वेवर कहते हैं. इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बताओ, कंपल्सरी वेवर. और जो फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेव्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज अ वारंटी, इसे हम कंपल्सरी वेवर कहते हैं. ठीक है, चलिए, आई होप आपको इनमें किसी चीज में डाउट नहीं. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे. ये जो अगला टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेसन में लेंगे. चलिए, बाय एवरीवन.